यदि आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए सही समय है। आप अभी जितना मॉडल सेट दोगे, जितना क्वेश्चन को पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन को बनाओगे, आपके एग्जाम के लिए उतना ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपके लिए एक सेट लेके आया हूँ। आप लोग देखते चलिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आप भी इसको पहले खुद से बनाए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हम लोगों को, तो मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या का रूप p/q होता है, तो ये √5 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो इसको, जहां p एवं q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। दूसरा बात, जो p और q का HCF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर, क्योंकि ये अपने सरलतम रूप में है, ये अपने संक्षिप्त रूप में है, तो इसीलिए ये जो है एक सवाभाज्य संख्या होगा p और q। हम लोग जानते हैं कि सवाभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। अब समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे वर्ग करोगे क्या मिलेगा? p² बटे q² बराबर √5 का स्क्वायर, या p² बटे q² बराबर 5, या p² बटे 5 बराबर q²। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? ये जो हम लोग मैथमेटिकल रूप दिए हैं, क्वेश्चन लिखे हैं, इसका मतलब है कि p² 5 से विभाजित है। और यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो, तो वह खुद धनात्मक संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होता है। तो इसीलिए यदि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसका एक सामान्य रूप दे देते हैं, p बराबर लिख लेते हैं हम लोग 5k, जहां पर k भी क्या है? एक पूर्णांक है। k बिलोंग्स टू i का मतलब ये हुआ कि k कोई एक पूर्णांक संख्या है। अब p बराबर k का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, सो देखिए। जैसे p बराबर 5k रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो p बराबर 5k का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, सो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे रखोगे दोस्तों p का मान 5k, तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर बटे 5 बराबर q², 25k² बटे 5 बराबर q², 5 25, k² बराबर क्या हो गया? q² बटे 5। इसका मतलब q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगी। तब इस दोनों स्टेटमेंट से क्या स्पष्ट हुआ? p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब HCF ऑफ p, q बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। जबकि हम लोग माने क्या है? HCF कितना? 1। अतः ये दोनों कथनों से स्पष्ट है by the both statement, it is clear that कि √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये हमारे कथनों का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या माने थे? HCF 1 माने थे, जबकि HCF क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अतः ये दोनों कथनों से स्पष्ट है कि ये हम लोग का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। इसीलिए √5 क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या। अब हम लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF कैसे निकाला जाता है वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मली आप ऐसे करो, जो बड़ा संख्या है उसमें छोटा संख्या से इसी तरह से भाग करके। यदि इसमें आप 3 बार में लगाएंगे तो क्या मिलेगा आप लोगों को? 25 × 75, 2 × 6,
घटाओ 5 5 10, एक बचा था, यहाँ पे क्या बचा 6, तो 9 7 16, और यहाँ पे क्या बच गया 7 में 6 जाएगा तो 1 बचा। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग क्या जानते हो? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, भाज्य और भाजक गुना भागफल जो शेष होता है, ठीक है, और रेंज ऑफ आर जो होता है वो 0 और बी के बीच में होता है। तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखेंगे चरण 1 870 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और ये चरण तब तक चलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, शेष 0 ना हो जाए। अब क्या करोगे सेकंड स्टेप में? 195 का भागा करेंगे कितना से? 200। 2 बार में लगेगा क्या? 2 बार में नहीं लगेगा, तो 1 बार में लगाएंगे। 0 9 3 12, ये कट गया। अब जो हम लोगों को आया चरण 2, वो क्या आया? फिर से वही अप्लाई करेंगे। 225 बराबर 195 गुना 1 प्लस 30, फिर से रिमाइंडर क्या आया? 0 नहीं आया। अब 30 भागा 195 कितना बार में लगाएंगे? 6 बार में लगाएंगे। 3 छक्के 18, ज्यादा हो जाएगा 7 बार में। तब चरण 3 हुआ। चरण 3 में क्या लिखोगे? 195 बराबर 30 गुना 6 प्लस 15, फिर से रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो एक चरण और पढ़ो आगे। चरण 4 में लिखेंगे 30 बराबर 15 गुना 2 प्लस 0, यहाँ पे शेष 0 हो गया, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? 15, ये हो जाएगा HCF। जहाँ पे शेष 0 हुआ तो जिससे भाग करते वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे HCF और LCM निकाला जाता है। HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले 8 9 और 25 का इधर अभाज्य गुणनखंड कर लो। किधर? यहाँ 2 से लगाओ 4 हुआ, 2 से लगाओ 2 हुआ, मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 का पावर 3। 9 का निकालो अभाज्य गुणनखंड, 3 तिये 9, 3 का स्क्वायर हुआ। और यदि 25 का निकालोगे दोस्तों तो 25 का क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, तो मतलब 5 का स्क्वायर। इसके साथ यदि गुणा में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोस्तों 1 ले सकते हैं। और हम लोग जान चुके हैं कि HCF कैसे निकालता है। कैसे निकाला जाता है HCF दोस्तों? जो चीज तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन तो 1 है, और इसका सबसे छोटा घात ही आंसर होता है। एक का तो घात एक ही है, यही क्या हो गया हम लोग का? HCF हो गया। लेकिन LCM निकालने के दौरान सतर्क रहना। तीनों संख्याओं में जो भी फैक्टर है अलग अलग संख्या का, पहले देखो कौन कौन सा चीज का फैक्टर है, 2 3 और 5 का, और इसका सबसे बड़ा घात यही है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएंगे। तो 25 अठे 200, और 200 को 9 से गुना करोगे क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। ये हम लोग का LCM और HCF निकल गया। बात समझ में आया तो बोलो यस। अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हम लोगों को? मूल ज्ञात करने के लिए। मूल ज्ञात करने के लिए यदि आपका दिमाग गुणनखंड में काम नहीं कर रहा है तो आपको द्विघाती सूत्र याद होना चाहिए। क्या होता है द्विघाती सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही मूल का सूत्र है। ABC क्या है? तो a बराबर 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, और b जो है वो x का गुणांक है, वो 2√2 है, और जो c है दोस्तों वो क्या है? 1 है। यहाँ से आराम से लोग क्या निकाल सकते हैं? मूल निकाल सकते हैं। माइनस बी, तो माइनस बी कैसे करेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 1 बटे में क्या लोगे 2a। अब x का मान क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर। इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 दूनी 4 √2 का स्क्वायर 2 तो 4 दूनी 8 माइनस माइनस का स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो गया है, यहाँ पे माइनस माइनस ही रहेगा 4 को 1 शून्य को 4 बटे में 2√2 प्लस माइनस 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा और 4 का रूट कितना होता है दोस्तों 2। यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा √2 प्लस माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हम लोगों का जो मूल आया वो क्या आया √2 प्लस माइनस 1 मतलब √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1 इस द्विघात बहुपद के क्या है मूल हैं। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन देखना है। यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन ए दे रखा है डी दे रखा है एन दे रखा है बोल रहा है एन और एस एन ज्ञात करो। सबसे पहले तो लोग एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दे रखा है दोस्तों 50 दे रखा है ए का मान है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का भी वैल्यू दे रखा है 3। इतना आसान क्वेश्चन। इधर बुला लो इसको 50 में से 5 घटेगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 ये कितना हुआ 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 इंटू में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवीजन गुना का भागा में 3 से काटो कितना बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा ये एन माइनस 1 के बराबर हुआ इसीलिए एन का मान कितना आ गया 16। जैसे एन का मान 16 आ गया दोस्तों हम लोग को एस एन का मान भी पता है क्या होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन ये आसान कर देगा सूत्र को। ये दूसरा वाला फॉर्मूला है एक तो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है और ये आसान वाला जब ये गिवन रहेगा तो इसी तरह से करेंगे। एन का मान है 16 बटे 2 एस 16 निकालो ए का मान है 5 और ए एन का मान भी दे रखा है कितना 50 16 बटे 2 8 होगा 50 में 5 जोड़ो तो 55 है 8 पंचे 40 8 पंचे 40 4 44 इतना इजी है 2 नंबर मिल गया दोस्तों। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे एक वृत्ताकार रूप में तार जो है वो दिया हुआ है इस तरह से तार। अब इसको क्या चीज के रूप में मोड़ना है वर्ग के तो उसकी भुजा क्या होगी ये निकालना। इसका त्रिज्या दे रखा है इसका त्रिज्या कितना दे रखा दोस्तों 84 सेंटीमीटर। तो जो वृत्त का परिधि होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना चाहिए हम लोगों को प्रश्नानुसार वृत्त का परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई r और वर्ग का परिमाप क्या होगा दोस्तों 4 गुना भुजा। टू इंटू 22/7 गुना r का मान 84 रखा है 4 गुना भुजा 7 से काटोगे तो 12 सतह 84 हो जाएगा। और यदि वहां से देखोगे भुजा निकालना है तो 2 गुना 22 गुना 12 बटे 4 4 थिया 12 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 132 सेंटीमीटर। जब इसको इस वर्गाकार रूप में मोड़ा जाएगा तो उसका जो भुजा का लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बोला कि x का मान ज्ञात करिए यदि ये तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है। संरेखीय मतलब एक ही रेखा में। यदि ऐसा होता है ना तो हम लोग को जो ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू
y1 माइनस y2 के बराबर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें हम लोग अब देखते हैं कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है और कौन x3 y3। यहाँ पे पुट करो बेटा, 1/2 इंटू x1 का मान देखो कितना है, x है, y2 का मान देखो वहां पे -4 है, माइनस y3 का मान देखो, y3 का मान 5 है बेटा, रखो यहाँ पे जल्दी से। x2 का मान देखो बेटा -3 है ना, y3 का मान देख 5, माइनस y1 का मान देख 2, प्लस x3 का मान देख 7 इंटू y1 का मान देख बेटा 2, माइनस y2 का मान देख -4। यहाँ पे सतर्कता बरतना, नहीं तो गलती कर लोगे। 1/2 को उधर भेजो, x इंटू -4 -5 कितना हुआ -9, प्लस -3 इंटू 5 से तो हो गया 3 को बचा, 7 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बराबर 0। ये 1/2 गुना में था, सीधे उधर भेज दिए, ठीक है ना। अब -9 को x से गुना करने पर -9x होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 3 तिया 9 हुआ, प्लस 4 2 6, 6 में 6 को 7 से गुना करो कितना होगा 42 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है ना। अब बोलो क्या करोगे, अब क्या करोगे बोलो, -9x बराबर -42 प्लस 9, या 9x बराबर क्या हो गया 9 3 12, और ये हो गया कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक है, माइनस में हुआ ये, तब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो जो x का वैल्यू आया बेटा कितना आया 33/9, 3 तिया 9, 3 का 3 3 का 3 कितना आ गया 11/3। तो यदि x का मान 11/3 होगा तो ये संरेखीय हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या बात है। ये 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब को यादृच्छिक बिना देखे निकाल लिया गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। तो सबसे पहले तो जानो कि प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता बेटा होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बल्ब खराब होने की क्या प्रायिकता है, खराब होने के अनुकूल परिणाम है 4 और कुल परिणाम टोटल 20 है, तो 20 बल्ब में से कोई बल्ब होगा, लेकिन खराब होने का 4 बल्ब में से कोई बल्ब खराब होगा, इसीलिए हम लोग का प्रायिकता क्या आ गया 1/5 आ गया। इतना ईजी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है दोस्तों। यदि सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से बना के देंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो टिक लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन का हल हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे। इसको समीकरण 1 मानो, 8x प्लस 9y बराबर 9, समीकरण 1 है। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 8x बराबर क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 9y। 8x बराबर आप क्या लिखोगे दोस्तों 9 माइनस 9y, तो 8 गुना है तो गुना आएगा, इधर क्या होगा भागा। इसको क्या मान लो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, इसीलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। इसमें से उठा के उसमें रखें, तो यहाँ पे है 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना आया 9 माइनस 9y बटे 8 आया, प्लस 2y बराबर कितना है 4। अब इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 तिया 27 y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4, बटे में क्या है 1। एलसीएम ले लो दोस्तों इसका, 27 माइनस 27y प्लस 1 बटे 8, 8 दूनी 16y बराबर 4। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। देखो उधर हम देख लेते जगह है कि नहीं है जगह, थोड़ा सा 27 माइनस 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, माइनस 11 हुआ बराबर 8 चौके 32। अब क्या लिखोगे माइनस 11 हुआ बराबर प्लस 32 माइनस 27। समझ में आ रहा है बात। ये प्लस में है उधर माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 चौके 32 है, माइनस 11 हुआ बराबर 7 5 12 और वो कट गया, तो y बराबर क्या आ गया
-5/11। जैसे y का मान आया, y का मान समीकरण 1 में रख। अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, ये फाइनल स्टेप देखो मेरा, y का मान समीकरण, अब 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं, 1 में रखने का। जैसे रखोगे 1 में, तो 1 का तो कैलकुलेशन यही है, तो x बराबर क्या है 9 - 9y, तो y का मान कितना -5/11, और बटे में क्या है 8, या x बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 9 × 5 = 45/11, और ये टोटल के बटे में क्या है 8। एलसीएम लो, 11 9 99 प्लस 45 11, और भागा में 8 है तो फिर नीचे में ही आ जाएगा। 9 5 14 का 4, 9 4 13 1 14, 9 5 14 का 4, 9 4 13 1 14 बटे 11 गुना 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना बचा 2, 4 छके 24, 2 से काटो फिर से 18, तो 18 बटे क्या आ गया 11। आप चाहो तो इसको सेटिस्फाई करा के चेक कर सकते हो। जैसे y का मान -5/11 रखोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये -45/11, और यहाँ पे x का मान जैसे रखोगे 18 अटे कितना होता है 144/11, और जब इसको जोड़ घटाव कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 99/11। सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है। ये जो हम लोग को दोस्तों क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करोगे, देखो जरा इसका एलसीएम ले लो, पहले एलएचएस बराबर लिख लो, sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। अब एलसीएम ले लो, 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा, और जैसे 1 प्लस cos से भागा करोगे हो जाएगा ये sin स्क्वायर, और sin से भागा करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, sin स्क्वायर 1 प्लस cos का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अब हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या करने वाले, अब हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, प्लस 2 cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। बात समझ में आ रहा है ना, 1 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ 2 कॉमन ले ले बेटा, 2 जैसे कॉमन लोगे यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ नीचे में भी क्या है 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जैसे ऊपर में साइन जाएगा दोस्तों, तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, जो कि हम लोगों का क्या है RHS है। हेंस RHS इक्वल टू LHS हम लोगों का प्रूफ हुआ। अब इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, इसको 1 के बराबर कैसे सिद्ध करेंगे। अब जिसका जिसका योगफल हम लोग को 90 डिग्री मिल रहा है उसको हम लोग उठा लेते हैं पहले, इसको जोड़ो, देखो कितना मिल रहा है, 48 में 42 जोड़ने पर 90 होना है, और 23 में 67 जोड़ने पर भी 90 होना है। बात बनने वाला है, कैसे करोगे हल, एक 10 को तो ऐसे ही रहने दो, और एक को लिख लो 10 90 माइनस 48, जैसे घटाओगे तो 42 ही बचेगा, फिर इस 10 23 को रहने दो, और यहाँ पे लिखो 10 90 माइनस क्या 23, ये हम लोगों का क्या है LHS, ये हम लोगों का LHS। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये 10 48 को 10 48, और कल ही बताए हैं 10 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, 90 को छोड़ो, 90 डिग्री घटाओ थीटा क्या होता है थीटा ही होता है, तो यहाँ भी थीटा लिख दिए इंटू 10 23 डिग्री,
इंटू टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर फिर से कॉट थीटा और थीटा का वैल्यू 23 डिग्री। तो जरा बताओ हमको, यहाँ इंटू है, यहाँ इंटू है दोस्तों। तो टेन 48 कॉट 48 एक दूसरे का अपोजिट है, क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 48, क्या हो गया? कैंसिल हो गया, गुना। इसी तरह से दोस्तों क्या आया आंसर? एक, जो कि हम लोग का क्या है? RHS है। इतना आसानी से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए और 2 नंबर ले आए। हम लोग को गिवन है दोस्तों कि ये बहुपद fx दिया हुआ है और इसका शून्यांक p और q है। जैसे अल्फा और बीटा होता है ना, उसी तरह से p और q है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा? इसको हल करो। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? हल कर रहे हैं इसको हल कर रहे हैं दोस्तों। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। यहाँ पे यदि -2pq घटा दे तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम लोग जानते हैं p प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a का स्क्वायर। -2 इंटू पी क्यू, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणांक c/a। पी क्यू को मैच्यूम कर रही है अल्फा बीटा, क्योंकि उस हिसाब से आपने याद किए होंगे, इसीलिए ऐसा हम बता रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब ए बी सी क्या वो समझ रहे हो तुम लोग? ए है ये बी है और ये सी है, लेकिन साइन सहित लेंगे। माइनस बी का मान कितना? -7 बटे ए का मान कितना है? 2। इसका क्या लेंगे? स्क्वायर। -2 इंटू सी का वैल्यू बोलो इंटू 3 और ए का मान कितना है दोस्तों? 2। बोलो इसका स्क्वायर करोगे तो ये माइनस तो बचेगा नहीं, माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो रहा है। 7 7 49 और 2 दूनी 4 -3। अब जैसे इसका एलसीएम एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, 49 माइनस 4 दिया 12, 4 में से गया 3, 37 बटे कितना आया? 4 है। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आ गया। ये शून्यकों के वर्गों का योग हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये सवाल जितना ही बड़ा है उतना ही आसान है। यदि आपको शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल के बारे में जानकारी हो तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ऊपर से तुर्की टोपी कैसा है वो आप लोग को समझना होगा यहाँ पे, ठीक है? एकदम ऐसा ये ऊपर से बंद होगा ना दोस्तों, ठंडा लग जाएगा, नहीं तो ऊपर से बंद और नीचे से खुला हुआ है। इसीलिए जो हम लोगों के खुले सिरे का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 10। ये बड़ा वाला त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। और जो ऊपर में जो त्रिज्या है, ऊपर वाला जो बंद है उसका है, बोला नहीं है बंद है, लेकिन बोला कि जो दूसरी सिरे ऊपरी त्रिज्या जो है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये नहीं बोला कि बंद है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग का एजम्पशन कहता है कि टोपी क्या होगा? यहाँ पे बंद होगा। इसीलिए इस टोपी में प्रयुक्त जो कपड़ा है उसका यदि क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, यदि इस टोपी में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। इतना यदि कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोपी का क्षेत्रफल, टोपी में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा दोस्तों, कोई संकट नहीं है। लेकिन संकट इस बात का है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। शंकु के छिन्नक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता है पाई इंटू, जैसे शंकु का क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर होता है ना, यहाँ पे बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल होता है, ठीक है? प्लस ऊपरी सिरा का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? पाई छोटा आर स्क्वायर। बड़ा आर कितना है, छोटा आर कितना है और एल कितना है वो गिवन है हम लोगों को। क्या क्या बड़ा आर कितना है? 10 सेंटीमीटर, छोटा आर 4 सेंटीमीटर और जो एल की लंबाई है दोस्तों वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। जैसे पाई कॉमन लोगे आर प्लस छोटा आर इंटू एल प्लस छोटा आर का स्क्वायर, पाई इंटू
बड़ा आर का जो वैल्यू है वो दोस्तों 10 है, छोटा आर का वैल्यू है 4 इंटू एल का मान कितना है 15 प्लस छोटा आर का स्क्वायर। आ रहा है समझ? यहाँ पे हम लोग क्या किए, पाई कॉमन लिए, फिर ये हो गया मान रखने पर 10 4 14 इंटू 15 प्लस 4 का स्क्वायर, और ये करने पर 226 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब चाहे तो पाई का मान रखे और उसको काट कुट ले, और उसके बाद आप जो है उसको लिख ले। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें डरना नहीं है दोस्तों, बल्कि हमें फिगर बना करके इसको सॉल्व करना है। कैसे फिगर बनाओगे, एक वृत्त बना लो पहले, और एक जीवा खींच लेते हैं हम लोग ये भी, ठीक है। ये जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60, और ये दोनों त्रिज्या भी क्या होता है, बराबर ही होती है, त्रिज्या ही तो है। और बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो ये कोण भी क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो हम ऐसा कर लेते हैं x डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर क्या कर लेते हैं 180 डिग्री, 2x डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर कर लेते हैं 180 डिग्री। इस हिसाब से हम लोगों को 60 घटाने पर 120 आएगा, और x का मान आ जाएगा 60। अब त्रिभुज का तीनों कोण ही 60-60 डिग्री का है, तो क्या बोलते हो आप, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब बोलो कि ये जो वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का बाद में बात करेंगे। वृत्तखंड जो है, खाली वृत्तखंड दिया है तो समझो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड क्या होता है, संगत चाप और जीवा के जो मध्य क्षेत्र होता है वही होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है ना, यही होता है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 100 θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल, ओएबी एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा कुछ नहीं, इसका त्रिज्या ही क्या है, भुजा है। बात समझ में आया। थीटा कितना डिग्री है दोस्तों, 60 डिग्री बटे 360 गुना 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू जो है हम लोगों को गिवन है 15 सेंटीमीटर। आर कितना गिवन है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। अब क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 0 से 0 6 के 36 हो गया, 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ देखो कैलकुलेशन, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, तो 15 का स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पे मिलेगा 22/7, और गुना में 1/6 है तो यहाँ पे कर लेते हैं 6 गुना, ठीक है, माइनस उधर क्या बचा √3/4। कैलकुलेशन करने का ज्यादा जरूरी है नहीं, 225 इंटू ये हो गया 22/42 माइनस √3/4, ये हो गया हम लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात, ये आंसर होगा। चाहे तो और कैलकुलेशन को आप बढ़ा सकते हैं। अब यदि आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा सर, तो वो होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतना करोगे आंसर आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आसान है। अब लोगों को माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारणी दे रखा है, 30 विद्यार्थी है टोटल, ये इसका फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, बारंबारता। वो क्या दे रखा है बारंबारता, वो देखो यहाँ, ये बारंबारता है 2 3 8 6 6 3 2। बारंबारता दे रखा है, संचयी बारंबारता निकाले, 2 2 + 3 कितना 5, 5 + 8 कितना 13, 13 + 6 कितना 19, 19 + 6 कितना 25, 25 + 3 कितना होगा दोस्तों 28, और 28 में 2 जोड़ने पर कितना हुआ 30। मतलब लोग जो संचयी बारंबारता निकाले वो बहुत सही है। और ये सिग्मा एफ का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है 30 के बराबर है। इसी को एन भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, एन भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। इतना चीज पता चल गया तो हम लोगों को ये जानना है कि हम लोग कैसे
इसका जो है माध्यक वर्ग निकालेंगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 मान देखा जाता है। n का वैल्यू 30 है तो 30/2 मान कितना होगा, 15 के बराबर हुआ। लेकिन 15 किधर देखा जाता है, संचयी बारंबारता। तो ये जो है 15, 13 से 6 तक में इसी में 15 आ जाएगा, तो हम लोगों का ये माध्यक वर्ग हो गया। ये कौन सा वर्ग हुआ, माध्यक वर्ग हुआ दोस्तों। माध्यक वर्ग जैसे मिल गया, माध्यक वर्ग जैसे मिल गया दोस्तों, आप अपना फॉर्मूला को जल्दी से ले आए। माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H के बराबर होता है। अब L क्या है, L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। L का मान कितना है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 55 के बराबर। बात समझ में आ रहा है। n/2 का मान भी हम लोग ले ही आए हैं, कितना के बराबर है, 15 के बराबर है। CF जो होता है दोस्तों, CF वो संचयी बारंबारता है माध्यक वर्ग के, पूर्व की संचयी बारंबारता है 13। F होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता जो कि 6 है, और H तो वर्ग की लंबाई है जो कि 60 से 55 में कितना होगा, 5 के बराबर होगा। अब जल्दी से यहाँ पे वैल्यू रखो, L का मान कितना 55 प्लस n/2 का मान कितना 15 माइनस CF का मान कितना है 13 बटे F का मान बोलो दोस्तों 6 इंटू H का मान कितना है 5। 55 प्लस 13 में से 12 जगह कितना बचेगा, 2/6 गुना 5। और ये दोस्तों आपको जान के हैरानी नहीं होना, जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा, 55 प्लस 1.66 हुआ, तो ये 56.66 के बराबर आया कि नहीं आया। तो ये हम लोगों का 56.66 क्या है, आंसर है। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है बात समझ में। 56.66 देख लिए, 56.66 जो है हम लोग का आंसर है। कैसे क्या किया आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। L बराबर 55, CF बराबर 13, n/2 15, F है 6, H है 5। माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुना H। L का मान रखे 55, n/2 और CF का मान रखे, और कौन चीज क्या हम पहले भी बता चुके हैं आपको, बहुत स्पष्ट ये दिख रहा है दोस्तों। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दोस्तों, बहुत आसान है। समकोण त्रिभुज, और इसका नाम रख दे A, B एंड C। आपको ये सिद्ध करने के लिए बोला, ये पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हम लोग को साबित करना है। कैसे साबित करेंगे, इसके लिए एक रचना कर लेंगे। पहले बीड़ी लंब AC डालो, जैसे यहाँ पे लंब डालोगे दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, अलग अलग त्रिभुज, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, ADB और ADC में कोण A बराबर कोण A क्या है, ओवेनिष्ठ है। और कोण B और कोण D दोनों क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। और जैसे समरूप हुए तो किस कसौटी समरूप हुए, AA के समरूपता से ये क्या हो गए, समरूप हो गए। अब ये जैसे समरूप हुआ बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं लोग, भुजाओं का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होता है समरूप त्रिभुज की भुजा का, AB बटे AC बराबर। अब जो हम लोग लिखने वाले दोस्तों यहाँ पे, वो नीचे में AB ही होगा, क्योंकि हमको AB का स्क्वायर चाहिए यहाँ पे और BC का स्क्वायर चाहिए। तो इस वाले त्रिभुज में जैसे AB ले लिया तो सेट करो दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा AD, संगत भुजाएं तो लेना है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, समीकरण नंबर 1। ये हम लोग को समीकरण नंबर 1 मिल चुका है।
हम लोग दूसरा त्रिभुज जो देखने वाले वो नीचे वाले त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज देखोगे दोस्तों? BDC तथा त्रिभुज ABC। सर आप त्रिभुज कैसे चुनते हो? हमको जरा सिलेक्शन बता दो ना, बाद बाकी हम कर लेंगे। त्रिभुज का सिलेक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ताकि हम लोग यहाँ से संगत भुजाओं को आराम से ले सके और उसका अनुपात इस तरह से लिख पाए ताकि हम लोग को आंसर आए। इस तरह से लेते हैं कि कोण जो है 90 डिग्री का जो है बी और डी दोनों देखो एकदम एक ही जगह पर है, और कोण सी और कोण सी उभयनिष्ठ है, वो भी एक ही जगह पर है। कोण सी बराबर कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ। यही सेटलमेंट है दोस्तों, और बार बार प्रैक्टिस करने से भी होगा। कोण डी बराबर कोण बी 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज BDC जो हुआ समरूप हुआ त्रिभुज ABC के। तो यदि समरूप हुआ किस कसौटी से हुआ? तो AA की कसौटी से फिर से हुआ। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे दोस्तों? तो इसको लिख पाएंगे BC बटे AC बराबर, फिर से हमको क्या चाहिए नीचे में? BC चाहिए ताकि BC का स्क्वायर हो सके। और जैसे BC मिल गया यहाँ पे क्या लोगे? CD लोगे। अब इसका करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। समीकरण नंबर क्या? 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करने वाले हम लोग दोस्तों? ऐड करने वाले हैं। जैसे समीकरण 1 और 2 को ऐड करोगे, तो LHS में क्या क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और RHS में क्या क्या है? AC इंटू CD प्लस AC इंटू AD। यहाँ पे क्या करो दोस्तों? कॉमन ले लो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD प्लस क्या मिल जाएगा? AD। और जैसे CD में AD जोड़ोगे दोस्तों, बोलो क्या होगा? AC के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो AC को AC से गुना करने पर क्या होता है? AC स्क्वायर होता है। इसका मतलब साबित हुआ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब लंब और आधार का जो वर्गों का योग होता है वो कर्ण के योग के बराबर होता है, या कर्ण का स्क्वायर जो है लंब प्लस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जो है त्रिभुज BDC तथा ABC ले लिए। यहाँ पे कौन सी उभयनिष्ठ है? कोण D बराबर कोण B 90 डिग्री है, और त्रिभुज BDC ABC के समरूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसकी भुजाओं का अनुपात लिया। और किस तरह से लिया वो समझ ही सकते हो। कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं इसके? इस तरह से लेते हैं कि ये कोण जो है उभयनिष्ठ हो और ये कोण 90 डिग्री इस तरह से हो कि एडजस्टमेंट हो जाए। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही 5 नंबर के लिए आते हैं दोस्तों। इसका ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे हम लोग? इसको समीकरण 1 मानो, x प्लस 3y बराबर 6। इसीलिए हम लोग दोस्तों x बराबर क्या मान लेंगे? 6 माइनस 3y। और इसका हम लोग मान सारणी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मान सारणी? यहाँ रखो x और यहाँ रखो y। ठीक है। y का मान रखो 1, 3 गुना 1 3 होता है, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। y का मान लो 2 रखा, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12। इसलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3y हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। इसका भी हम लोग क्या निकाल लेंगे? मान सारणी। मान लो x का मान नहीं, y का मान रखो। y का मान लो 0 रखा, तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 गुना 0 0, 12 प्लस 0 12 बटे 2 6 हो जाएगा। मान लो x का मान रख लिया 3, तो 3 तिया 9, तो 12 9 कितना हो जाएगा? 21, तो 21 बटे 2 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों वैल्यू को यदि आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे, यदि आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप जरूर इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करें। ठीक है। तो हम अनुमानता यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। ठीक है। ये तो 0 है ही, ऊपर जाएगा 1 2 3 और नीचे क्या आएगा? -1
-2 और x का मान 6 तक जाना चाहिए। वहाँ 6 है ना, वैल्यू 6 लिए हैं, इधर 3 लिए हैं, तो 6 तक ले लेते हैं। चलो 5 और 6, x का मान 3, y x बराबर 3, y बराबर 1, x बराबर 3, y बराबर 1, ये वाला x बराबर 0, y बराबर 2, x बराबर 0, y बराबर 2, तो ये इसको ऐसे करके खींचेंगे हम लोग ग्राफ। फिर हम लोगों को x बराबर 6, y बराबर 0, x बराबर 6, y बराबर 0, यही पॉइंट मिल गया x बराबर 6, y बराबर 0 का। दूसरा है x बराबर 21/2, 21/2 कितना होता है, 10 पॉइंट कुछ के बराबर होता है, और वो कहाँ मिलेगा, आगे मिलेगा पॉइंट, और y बराबर कितना है, 3, तो इधर कहीं यहाँ पे मिलेगा। और फिर हम लोग इस दोनों पॉइंट से क्या करेंगे, गुजार देंगे, तो जो हम लोग को जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा वही हम लोगों का सोल्यूशन होगा। लेकिन चूंकि हमने इसको रफली किया है तो इसीलिए ये फाइनल आंसर बढ़िया से हुआ नहीं है। यदि आप इसको ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो ये एग्जैक्ट आपको आंसर दे देगा, ये 5 नंबर के लिए ही आता है। आप इसे बहुत ही अच्छे पूर्वक से ग्राफ पेपर में बनाएं। शुक्रिया। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आने वाले में से है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मैं वीवीआई क्वेश्चन कहता हूँ, क्योंकि बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसका हल कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को यदि पढ़ लिए हो तो मैं एक बार फिर से समझा लेता हूँ कि आंधी आ जाने पर एक पेड़ है जो टूट जाता है, ठीक है, आंधी आया, हवा चली और पेड़ टूट गया। पहले पेड़ का ऊंचाई AB था, ये C बिंदु पर टूटने के बाद ये जमीन के एक तल बिंदु पर जाकर के गिर जाता है, और इस तरह से गिरता है कि ये भूमि तल से कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। इसका नाम हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, D रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो CD है ना दोस्तों, ये जो CD है, ये जो CD लेंथ है x, ये BC भी उतना ही होगा, क्योंकि यही भाग टूट करके नीचे गया है। CD किसके बराबर है, BC के बराबर, क्योंकि यही भाग टूट करके नीचे आया है। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और बोला गया कि जो भूमि, ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है, पेड़ का जो पाद बिंदु है, वहां से जो शिखर जमीन पर छूता है उसकी दूरी यहाँ से 8 मीटर है। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, AC प्लस CB चाहिए, ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, AB मिल जाए, ये चाहिए हम लोगों को। अब ये समकोण त्रिभुज में पहले हम लोग आए थे CAD में, त्रिभुज CAD में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग दोस्तों, x का मान निकालना चाहते हैं, आधार दिया हुआ है और ये कर्ण हम लोग निकालना चाहते हैं, तो आधार बटे कर्ण का रेशियो क्या चीज में लगेगा, कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार कितना, 8 मीटर, और कर्ण यहाँ पे हम लोग x ले लेते हैं। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 4/3√3/2, याद है आपको, कल बताए ये। यहां से जो x का वैल्यू आने वाला है वो क्या आएगा, √3x बराबर 16, इसलिए जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 16/√3 मीटर। अभी इतना रहने दो। जैसे x का मान 16/√3 मीटर आ गया दोस्तों, तो ये तो लंबाई हम लोग को BC का मिल गया, तो BC यहाँ से, इसलिए हम लोग को BC क्या हो गया, 16/√3 हो। अब हम लोग को क्या चाहिए, AC मिल जाए तो बात बन जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी, यही तो पेड़ की ऊंचाई है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग BC की लंबाई, तो BC तो लंग निकाल लिए BC। अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं,
AC निकालना चाहते हैं। तो AC निकालना चाहते हैं तो लंब और आधार का रेशियो, लंब और आधार का रेशियो क्या होता है, tan का फॉर्मूला। तो tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, मतलब AC बटे 8। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3। इसे त्रिभुज में लगाइए। AC का मान पता नहीं, लेकिन AD तो 8, इसीलिए AC√3 बराबर क्या हो जाएगा, 8। और AC का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 8/√3। अब यदि हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई चाहिए, AC बराबर क्या मिल गया हम लोगों को, AC बराबर क्या मिल गया दोस्तों, 8/√3। अब यदि हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई चाहिए, यदि हम लोगों को पेड़ की ऊंचाई चाहिए, तो पेड़ की ऊंचाई कर निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम लोग दोस्तों, फाइनल स्टेप है ये। पेड़ की ऊंचाई ये होगा AB, और AB बराबर क्या, AC प्लस CB, मतलब 16/√3 प्लस 8/√3। ऐसे हम लोगों को AC का मान जो आया वो 8/√3 आया है, और CB का मान 16/√3 आया है। कोई बात, एक ही बात है। एलसीएम ये हो जाएगा, और फिर 16 प्लस 8, तो 24/√3। बात समझ में आ रहा है ना। तो AB का मान हो जाएगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा करो, कितना हो गया, 8√3 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, 8√3 मीटर इज फाइनल आंसर।